शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुशांत सिंह राजपूत केस में उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार, ड्रग्स की खरीद फरोख्त और इस्तेमाल करने का आरोप। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की हड़ताल 7वें दिन भी जारी, अभिभावकों का अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो आंदोलन होगा उग्र। अब रविवार को नहीं बंद होंगे बाजार, योगी सरकार का फैसला, तहसील और थाना दिवस का भी होगा आयोजन। नोएडा में थम नहीं रहा क्राइम, ग्रेटर नोएडा में 2 बिल्डरों की हत्या। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री गर्ग को पड़ा था कोरोना का जबरदस्त अटैक, उन्होंने खुद बताई आप बीती। अब खबरें विस्तार से। 3 दिन की पूछताछ के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार दोपहर को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। रिया पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त और इस्तेमाल करने का आरोप है। सुशांत सिंह मामले में अब तक रिया, उसके भाई शोभिक समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा कस गया है। शोभिक को गिरफ्तार करने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार दोपहर को रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रिया को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। एनसीबी की टीम कल उसे कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले रिया के भाई शोभिक के अलावा साइमन मिरांडा समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को रिया ने सुशांत सिंह की बहन प्रियंका के खिलाफ बांद्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रिया ने एनसीबी दफ्तर में मंगलवार को रिया से एनसीबी दफ्तर में मंगलवार को तीसरे दिन भी पूछताछ की गई। दोपहर बाद रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि ड्रग्स खरीदने और ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोप में रिया को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से मंगलवार को लगातार तीसरे दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने पूछताछ की। अब तक 2 दिनों में करीब 14 घंटे पूछताछ हो चुकी है। रिया से पूछताछ के जरिए बॉलीवुड द्वारा ड्रग्स के उपयोग की तह तक जाना चाह रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में जांच का एक हिस्सा अब बॉलीवुड में नशीली दवाओं के उपयोग और खरीद फरोख्त तक जा पहुंचा है। रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से मिले कुछ चैट से इसकी आशंका सामने आई है। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के घर से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं उसने कई राज खोले हैं। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को हुई पूछताछ में रिया ने बॉलीवुड के ऐसे 25 लोगों के नाम बताए जो ड्रग्स के खरीद फरोख्त या इस्तेमाल से जुड़े हुए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इन सभी लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को सस्पेंड कर दिया है। अभिषेक दीक्षित पर प्रयागराज में एसएसपी के रूप में तैनाती के दौरान कई गंभीर आरोप लगे थे। उनके स्थान पर आईपीएस सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को प्रयागराज का एसएसपी नियुक्त किया गया। अभिषेक त्रिपाठी पर आरोप है कि शासन के निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग नहीं की, साथ ही लूट की घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग को कोरोना का जबरदस्त अटैक हुआ था। यह बात उन्होंने स्वयं कही। 20 दिन के इलाज और क्वारंटाइन के बाद मंगलवार को वे गाजियाबाद के कविनगर घर पहुंचे तो मीडिया से बात की। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और गाजियाबाद विधानसभा के विधायक अतुल गर्ग मंगलवार को अपने कविनगर स्थित आवास आ गए। 17 अगस्त को वे कोरोना से संक्रमित हो गए थे। करीब 20 दिनों के इलाज और क्वारंटाइन में रहने के बाद मंगलवार को जब उन्होंने खुद पर हुए कोरोना अटैक का जिक्र किया तो लोगों को पता चला कि कोरोना वायरस आखिरकार कितना खतरनाक है। आप सबके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इलाज के अंदर थोड़ी बहुत छोटी मोटी अपवाद स्वरूप गलतियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी
हम लेने को तैयार हैं। आपके माध्यम से कोई भी दिक्कत है वो हम तक पहुंचना चाहिए। अतुल गर्ग के साथ उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गई थी। दोनों का ट्रांस एरिया के एक अस्पताल में इलाज किया गया। अतुल गर्ग का कहना है कि उन्हें कोरोना होने की सूचना मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने फ़ोन कर हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री ने तुरंत अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने को कहा और 20 मिनट के अंदर अतुल गर्ग अस्पताल में भर्ती हो गए। अतुल गर्ग का कहना है कि 6 दिन बाद अचानक से कोरोना का ज़बरदस्त अटैक आया। बाद में पता चला कि कोरोना का 3rd स्टेज पहुंच गया था। अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा है जिसमें आज तक कहीं किसी बेड की शॉर्टेज नहीं, कहीं किसी बेड की शॉर्टेज। हम पर आधे से ज्यादा बेडों का अरेंजमेंट आज भी है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता है। इतना बड़ा वो हुआ है, इतना बड़ा अरेंजमेंट हुआ है, सभी को बढ़िया भोजन मिल रहा है। अतुल गर्ग का कहना है कि अगर वे मुख्यमंत्री के आदेश पर खुद को अस्पताल में भर्ती नहीं कराते तो शायद आज वह जिंदा नहीं रहते। उन्होंने सभी से अपील की है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण मिलते ही इसका इलाज कराया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के बाद भी क्राइम रेट घट नहीं रहा है। बीती रात ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी की पार्किंग में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस इसे आपसी रंजिश का नतीजा बता रही है। ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख क्षेत्र की अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में उस समय हड़कंप मच गया जब बीती रात गोलियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों प्रॉपर्टी डीलर्स थे। पुलिस के मुताबिक सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कार में बैठकर कुछ लोग खाना खा रहे थे। तभी वहां कुछ अज्ञात लोग आए और सभी लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। गोली लगने से दालचंद शर्मा और अरुण त्यागी की मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग दिखाई भी दिए हैं, जिसके आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। ये एक्चुअली गाड़ी जो खड़ी हुई है गाड़ी में जो है वो 2 लोग थे। स्टार्टिंग में आए थे, फिर 2 और लोग इसमें आए, तो टोटल 4 लोग गाड़ी के अंदर बैठ करके खाना खा रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। उसके बाद जो है वो 2 शख्स पीछे के रास्ते से आने की कोशिश की तो गार्ड के द्वारा रोका गया। फिर ये मेन फ्रंट गेट जिससे मार्केट वाला जो गेट है वहाँ से आए। उस गेट में जो है वो गार्ड भी बैठा हुआ था, पर उसके द्वारा रोका नहीं गया इनको। इन्होंने अंदर एंट्री की। एंट्री करने के बाद जो है ये चूँकि सीसीटीवी में दिख रहा आते यहाँ पे आए हैं। इन्होंने रैकी की है। रैकी करने के बाद जो है दोनों साइड को कवर करके उनके द्वारा फायरिंग की गई। सर कितनी फायरिंग हुई है और जो बदमाश हैं उनका कुछ पता चल पाया अभी तक? फायरिंग उन्होंने की है, कितने राउंड हुए हैं ये भी हम लोग जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता रहे। और उनकी भी जो है वो बदमाशों की कोशिश है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है। मृतक दालचंद के परिजनों ने 7 लोगों को नामजद करते हुए पुरानी रंजिश के चलते हत्या होने की आशंका जताई है। वहीं मृतक अरुण त्यागी के भाई वरुण त्यागी ने मंगलवार सुबह थाना बिसरख में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वो दोनों जो है यहीं इसी सोसाइटी में रहते थे। एक जो है वो दालचंद शर्मा जी है और एक जो है वो अरुण त्यागी जी हैं। दोनों इसी सोसाइटी में रहते थे और जो है वो ये उन्हीं की गाड़ी उसी में बैठे हुए थे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपनी गाड़ी में बैठे खाना खा रहे थे। 4 लोग से 2 और लोग उसमें थे। उसके बाद पीछे से ये लोग आए, इन्होंने फायरिंग की। नहीं, जो 5 वारदातें आप बता रहे हैं उसमें एक तो जो है वो फैक्ट्री के अंदर गार्ड ने गोली मारी, उसमें बदमाश अंदर आया, उसमें गार्ड ने उसको रिटेलिएट किया। दूसरी जो घटना आप बता रहे हैं वो बुलंदशहर से संबंधित है। उसके बावजूद भी हमारी पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए केस रजिस्टर किया और कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। और बाकी ये जो घटना है इसमें भी जो है वो कुछ पर्सनल एंगल हम लोग को लग रहा है। फिर भी हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, बाकी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस के मुताबिक मृतक दालचंद शर्मा की उनके गांव में 2009 से सरपंची के चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी। वर्ष 2009 में दालचंद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उसके बाद 2011 में दालचंद के भाई राजेंद्र शर्मा और कपिल शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 6 लोग जेल गए थे, जिसमें कृष्ण नामक व्यक्ति भी शामिल था। 2017 में कृष्ण की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक दालचंद शर्मा और उनके पिता ओम प्रकाश शर्मा सहित कई लोग जेल गए थे।
पुलिस के मुताबिक जमानत पर आने के बाद दालचंद ने अपना नाम विराट शर्मा रख लिया और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी का काम करने लगा। इस दोहरे हत्याकांड से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। लोगों का कहना है कि आए दिन यहां पर बदमाश लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अधिकारी उन पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की हड़ताल 7वें दिन भी लगातार जारी है। अभिभावकों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे, लेकिन बिना मांगे पूरी हुए बिना वहां से नहीं हटेंगे। ऑनलाइन फीस निर्धारण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। अभिभावकों ने कहा है कि जिला प्रशासन के समक्ष महज एक मांग पूरी करने का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन उसे भी नकार दिया गया। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि डीएफआरसी अध्यक्ष के पास पावर होते हुए भी वह निजी स्कूलों के हित के बारे में सोच रहे हैं। उन अभिभावकों की नहीं सोची जा रही जो इस लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में अभिभावकों ने कहा है कि अब मंगलवार तक इंतजार करेंगे, वरना आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बता दें कि तिमाही फीस माफी, ऑनलाइन क्लास से वंचित छात्रों की क्लास शुरू कराने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 दिन से जिला मुख्यालय पर अभिभावक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं एसोसिएशन की अध्यक्ष की हालत भी बेहद खराब होती जा रही है। अभिभावकों से मिलने के लिए डीएम अजय शंकर पांडे भी सोमवार को वार्ता करने पहुंचे, लेकिन यह वार्ता भी बेनतीजा साबित हुई। ऐसे में अभिभावकों ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। यूपी में जल्द ही तहसील दिवस व थाना दिवसों का आयोजन शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, बाजारों में रविवार की साप्ताहिक बंदी को भी समाप्त कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर औद्योगिक गतिविधियां, बड़े होटल, रेस्टोरेंट के संचालन को भी सीएम योगी ने हरी झंडी दे दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में जल्द ही तहसील दिवस व थाना दिवस का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इनका संचालन कब से किया जाएगा, इसके लिए कोई तारीख घोषित नहीं की गई है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अब रविवार को साप्ताहिक बंदी को भी हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल व रेस्टोरेंट का संचालन कराया जाए। इस गतिविधि में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। लोक भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी के प्रति लोगों को विशेष रूप से जागरूक किया जाए, साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी शुरू की जाएं। चिकित्सा कर्मियों को मेडिकल संक्रमण से सुरक्षित रखने के सभी प्रबंध किए जाएं। कंटेनमेंट जोन में सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट सुनिश्चित कराने के निर्देश भी सीएम योगी ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने तहसील दिवस तथा थाना दिवस कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एसडीएम, सीओ तथा तहसीलदार अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराएं। तहसील दिवस और थाना दिवस की सफलता के लिए आवश्यक है कि जन समस्याओं का समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा है कि सभी विभाग अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष कार्मिकों की उपस्थिति का नियमित निरीक्षण व पर्यवेक्षण करें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। प्रदेश में बढ़ते अपराधों में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिवसेना ने गाजियाबाद जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में हत्या, डकैती, चोरी, अपहरण, लूट जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अफसर बेलगाम हो गए हैं। शिवसेना ने मंगलवार को प्रदेश में बढ़ते अपराधों व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। शिवसेना ने अपने ज्ञापन में कहा है कि प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, चोरी, अपहरण, बलात्कार, गोकशी के मामले बढ़ रहे हैं। थानों में आम जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ने से अपराधों के मामले भी बढ़े हैं। सरकार बिल्कुल मौन बनी हुई है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। बालिकाओं की, महिलाओं की सरेआम दुर्गति, सरेआम मर्डर किए जा रहे हैं। सरकार चुप है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, जो पहले 1000 में काम होता था 10,000 में काम होता है। शिवसेना ने मांग की है कि प्रदेश में थानाशाही व अफसरशाही पर रोक लगाई जाए।
व गरीब पिछड़ों पर हो रहे उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए ताकि प्रदेश में अमन शांति कायम रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मलिन बस्तियों में संचालित जूनियर व प्राइमरी स्कूलों को आर्थिक मदद देने के लिए जूनियर पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि ये स्कूल आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलिन बस्तियों में संचालित जूनियर व प्राइमरी स्कूलों को अनुदान राशि दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। स्कूल संचालकों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते स्कूलों में कार्यरत स्टाफ आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। यह स्कूल आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होने के कारण मदद की गुहार लगा रहे हैं। जूनियर पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर पर सभी वह गैर सरकारी विद्यालय जो जूनियर हाई स्कूल तक के मलिन बस्तियों में अल्प आय वर्ग के बीच में काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में उन सबकी स्थिति भी बड़ी दयनीय हो गई है। गाजियाबाद की अगर बात करें, अकेले गाजियाबाद की, तो यहाँ लगभग 3,500 से अधिक विद्यालय हैं, जिसमें 50,000 से अधिक शिक्षक और गैर शिक्षक कार्यरत हैं। इस सेवा के बदले में उनको जो मिलता है उससे उनका परिवार चलता है और आज इन सभी के चूल्हे ठंडे होने तक की स्थिति आनी शुरू हो गई है। इन सबके लिए सरकार से कुछ अनुदान की मांग करने के लिए एक ज्ञापन आज दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया जा रहा है, ये मांग की जा रही है कि इनको 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाए। जिले में ऐसे 3,500 से अधिक गैर सरकारी स्कूल हैं जो लॉकडाउन के कारण बंद हैं। यह स्कूल अधिकतर मलिन बस्तियों में स्थित हैं। इन स्कूलों में करीब 50,000 शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ तैनात है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। ऐसे में इन स्कूलों के स्टाफ की आर्थिक मदद के लिए जूनियर हाई स्कूल वेलफेयर ने 5 व 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शादी समारोह के लिए अनलॉक 4 की गाइडलाइन में बदलाव की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। टेंट व्यापारियों ने कहा है कि जो छूट प्रदान की गई है वह पर्याप्त नहीं है, छूट का दायरा बढ़ाया जाए। शादी जैसे समारोह आयोजित कराने के लिए गाइडलाइन में बदलाव की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। टेंट व्यापारियों ने कहा है कि अनलॉक 4 में जो छूट प्रदान की गई है वह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। पिछले 6 महीने से बेहद सीमित स्तर पर समारोह होने की वजह से टेंट व्यापारी और उससे जुड़े अन्य व्यवसायी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 माह से हम लोगों के कोई रोज़गार नहीं। अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसके अंदर सेंटर ने जो है 100 लोगों की गाइडलाइन जारी की है और हमारे प्रदेश ने भी उसी को माना है और हम इस बात का स्वागत भी करते हैं। पर हमारा कहना ये है कि 100 लोगों के लिए जो गाइडलाइन है वो छोटे बैंकट के लिए तो ठीक हो सकती है, पर जो बड़े बैंकट हैं तो हमने इसमें सुझाव दिया है कि 6 बाई 6 का 36 फीट स्क्वायर फीट चाहिए एक आदमी को जगह। अगर 3600 स्क्वायर फीट जगह है तो उसमें 100 लोगों को काम करने दिया जाए और जिसके पास 36,000 स्क्वायर फीट जगह है उसको उसी के अनुसार काम करना दिया जाए। ये तो जो बड़े फार्म हाउस हैं या जिन पे जगह ज़्यादा है उनके साथ अन्याय हो रहा है। और टेंट व्यापारियों का कहना है कि अनलॉक 4 में महज 100 लोगों के समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई है। यह छूट छोटे टेंट व बैंकेट हॉल व्यापारियों के लिए सही हो सकती है, लेकिन जो अन्य बड़े बड़े फार्म हाउस हैं वे इन हालातों में आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, बैंड वाले, घोड़ी वाले, फूल वाले आदि को भी काफ़ी नुकसान उठाना होगा, इसलिए इस छूट का दायरा बढ़ाया जाए। हमारे साथ जो है हम अकेले ही नहीं हैं, हमारे साथ टेंट व्यवसायी हैं, बैंकट वाले हैं, फार्म हाउस वाले हैं, लाइट है, जनरेटर है, बग्गी वाले हैं, बैंड वाले हैं, वेटर हैं। इस तरीके से अगर हम देखे जाएं और जो मजदूर हैं और जो कारीगर हैं आज वो सारे भुखमरी के कगार पर हैं। इतना बड़ा तबका जो भुखमरी के कगार पर चला गया है, जिसको सरकार ने अभी तक कोई राहत किसी भी तरह से नहीं दी है, तो अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं रह जाता। या तो हम बीमारी से मरें या आर्थिक स्थिति से मरें। टेंट व्यापारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि क्षेत्रफल के हिसाब से शादी समारोह की अनुमति प्रदान की जाए। 1 अप्रैल से 21 दिसंबर 2020 तक सभी प्रकार का ब्याज माफ किया जाए। बैंक व नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के सभी प्रकार के लोन किस्त जमा करने की छूट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 की जाए। टेंट, बैंकेट हॉल व फार्म हाउस का कार्य करने पर
जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% की जाए। 5 साल तक इनकम टैक्स में छूट दी जाए ताकि वे आर्थिक रूप से बर्बाद न हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आश्रम के बाद अब एकता कपूर की नई वेब सीरीज भास्कर 2 को लेकर विरोध शुरू हो गया है। अखिल भारतीय पाल महासभा ने वेब सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एकता कपूर की वेब सीरीज भास्कर 2 पर रोक लगाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय पाल महासभा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। महासभा के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस वेब सीरीज में अहिल्याबाई होलकर के नाम से जो अश्लीलता दिखाई गई है उससे पूरा समाज आहत है। एक एकता कपूर जी ने एक मूवी बनाई है, उसका नाम है मूवी का वर्जन वेब 2 भास्कर, जिसमें अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जो हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर जी हैं, जो हमारे समाज की शासिका रही हैं और एक बहुत पूजनीय है हमारे समाज के लिए, पाल समाज के लिए, गडरिया गार्डी समाज के लिए, उनके नाम पर एक उन्होंने एक महिला छात्रावास दिखाया है और उसमें अश्लीलता प्रदर्शित की है उस फिल्म के अंदर एकता कपूर जी ने। तो हम मांग करते हैं भारत सरकार से, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, कि उस फिल्म पर तुरंत बैन लगाई जाए और उन तमाम लोगों के खिलाफ जो उस फिल्म में काम कर रहे हैं, निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर हैं या जिसने वो कथा लिखी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। महासभा ने कहा है कि सनातन धर्म में देवी सीता के बाद अहिल्याबाई होलकर ऐसा नाम है जो बेहद पूजनीय माना जाता है, लेकिन इस वेब सीरीज के जरिए उनके नाम से छलावा प्रस्तुत किया गया है। वेब सीरीज के जरिए न सिर्फ इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है बल्कि धर्म का भी अपमान किया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी हम सिनेमा बनाते हैं, धारावाहिक बनाते हैं, वो समाज को सुधारने के लिए बनाते हैं। मुझे शर्म आती है सेंसर बोर्ड पर, जिस तरीके से जहां आप बुराइयों को ख़त्म कर कर अच्छाइयों को अपनाएंगे तभी समाज का निर्माण होता है, और धारावाहिक जैसे में बुराइयों को दिखाकर समाज का निर्माण नहीं हो सकता, ना समाज की सुधारा जा सकता। इसलिए हम घोर निंदा करते हैं, और जिसने ये पास किया है और जिन लोगों ने बनाया है, जिन लोगों ने कहानी बनाई है, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। उन पर कानूनी अपराध लगाकर जो है उन्हें जेल में गिरना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस वेब सीरीज के प्रसारण पर रोक नहीं लगाई गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली इस सीरीज पर सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा तत्काल रोक लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। पुलिस और प्राधिकरण की पूछताछ से तंग आकर साप्ताहिक बाजारों के दुकानदारों ने नोएडा के सेक्टर 6 पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी दुकानदारों ने उन्हें दुकान लगाने का लाइसेंस देने की मांग की। देना होगा, देना होगा। प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पद विक्रेताओं, गौतम बुद्ध नगर में पैट बाजार के दुकानदारों और पद विक्रेताओं को लाइसेंस देने की मांग उठ रही है। इस मांग को लेकर दुकानदारों ने मंगलवार को सेक्टर 20 स्थित नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्कल 6 कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद दुकानदारों ने वर्क सर्कल के प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी साप्ताहिक बाजारों के दुकानदारों को सत्यापन कराकर उन्हें लाइसेंस जारी करने की मांग की गई। यूनियन के महामंत्री गंगेश्वर दत्त शर्मा का कहना है कि दैनिक बाजार के वेंडरों के साथ पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारी अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से साप्ताहिक बाजार के दुकानदार पहले से ही परेशान है। ऐसे में उन्हें अब दुकान लगाने से रोककर उनके सामने भूखमरी की स्थिति लाई जा रही है। कोरोना काल के समय में जब आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा परेशान वेंडर्स हैं, उनके लगातार काम धंधे प्रभावित रहे हैं, काम बंद रहे हैं, परिवार के सामने भूखे मरने की स्थिति है। अभी लॉकडाउन हटा है, सरकार ने काम करने की इजाजत दी है। वेंडर जब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सेक्टर 76 के बाजार में वर्क सर्किल 6 के अधिकारी अनुचित दखलंदाजी कर रहे हैं, जबकि दूसरे बाजार पूर्व की भांति लग रहे हैं। गंगेश्वर शर्मा का कहना है कि प्राधिकरण के कर्मचारी दुकानदारों के सामानों को उठाकर फेंक देते हैं। शिकायत करने पर भी पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को वेंडिंग जोन कमेटी के माध्यम से लाइसेंस दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपना रोजगार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए
युग करवट न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कीजिए। युग करवट। नमस्कार।